कैंसर होने के बाद मैं एक मेल डोमिनेटेड नवेल की दुनिया में ट्रांस माइग्रेट कर गया। एक ऐसा विलन जिससे हर कोई नफरत करता था, जो सिर्फ हीरो के गॉड बनने के रास्ते का एक मोहरा और स्टेपिंग स्टोन था। सिस्टम ने मुझसे कहा था कि अगर मैं हीरो के आसपास के खास लोगों के बीच अपनी फेवरेबिलिटी बनाए रखूं, तो मुझे अपनी असली दुनिया में लौटकर दोबारा जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। यही वजह थी कि मैंने 20 साल तक बिना रुके मेहनत की, माता पिता की हर बात मानी, दोस्तों और भाइयों का साथ कभी नहीं छोड़ा, पढ़ाई में पूरी जान लगा दी, ईमानदारी से काम किया और जहां भी मौका मिला लोगों की मदद की। यहाँ तक कि पहाड़ों में रहने वाले गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी मैंने छिपकर उठाया। मुझे भरोसा था कि इतनी मेहनत के बाद मेरी किस्मत जरूर बदलेगी। लेकिन जैसे ही कहानी का असली हीरो सामने आया, हर गुनाह का दोष फिर से मेरे सिर मढ़ दिया गया। एक ही पल में मेरी 20 साल की सारी मेहनत बेकार साबित हो गई। आखिरकार मैंने भी हार मान ली और तयशुदा अंत का इंतजार करने लगा। विडंबना ये थी कि जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा नहीं किया था, वही अब अपने फैसले पर पछताने लगे थे। तभी सिस्टम की ठंडी आवाज सुनाई दी, होस्ट चेतावनी। हीरो के कार एक्सीडेंट के बाद आपके आसपास मौजूद सभी महत्वपूर्ण लोगों की फेवरेबिलिटी शून्य हो चुकी है। यदि 3 दिनों के भीतर इसे वापस नहीं बढ़ाया गया, तो मिशन असफल घोषित कर दिया जाएगा। अभी कुछ देर पहले ही पुलिस अपनी जांच पूरी करके गई थी कि यह चेतावनी फिर से मेरे दिमाग में गूंज उठी। ये तीसरी बार था जब सिस्टम ने मिशन फेल होने का अलर्ट दिया था, लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा बेचैन लग रही थी। अगर मिशन असफल हुआ, तो 1 महीने के भीतर मेरा वही अंत होगा जो इस उपन्यास में पहले से लिखा गया था। मेरा शरीर बेरहमी से खत्म कर दिया जाएगा और लाश को मछलियों के बीच फेंक दिया जाएगा। मैं अभी इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता सोच ही रहा था कि तभी पिता का फोन आ गया। फोन उठाते ही उनकी गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर ईतो मकोतो को गाड़ी से टक्कर मारने की क्या जरूरत थी? अब भक्तो, तुम्हारी पत्नी हमारी कंपनी की सारी फंडिंग रोकने वाली है। मैंने हमेशा की तरह शांत रहकर उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन यही सफाई मैं अपनी पत्नी लियो रुयान और पुलिस के सामने न जाने कितनी बार दे चुका था। अब अपने ही परिवार की बेइंतहा शंका और डांट सुनकर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। फिर भी मैंने धीरे से सिर्फ इतना कहा, मैंने उसे नहीं मारा। लेकिन मेरी बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया। पिता ने तुरंत पलटकर कहा, अगर तुमने नहीं मारा, तो होश में आते ही उसने सबसे पहले तुम्हारा नाम क्यों लिया? क्या वह खुद तुम्हारी कार के सामने कूद गया था? उसके दोनों पैर बुरी तरह टूट चुके हैं। जरा सी और गलती होती तो वह पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज बन जाता। कोई इंसान खुद के साथ ऐसा नहीं करता। फिर उन्होंने गुस्से में ताना मारा, अगर इतनी ही दुश्मनी थी तो उसे जान से ही खत्म कर देते। कम से कम यह रोज रोज का झंझट तो खत्म हो जाता। अब मेरे पास सफाई देने की ताकत भी नहीं बची थी। मैं बस खामोश होकर उनकी बातें सुनता रहा। तुम तुरंत हॉस्पिटल जाओ और ईतो मकोतो से माफी मांगकर उसका भरोसा जीत, वरना मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। पिता ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए आगे कहा, मैंने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जो मुझे ऐसा बेवकूफ बेटा मिला? मैंने एक गहरी सांस ली। ठीक है, मैं समझ गया, रिलेशनशिप खत्म करनी है तो कर लीजिए। मैं सच में बहुत थक गया हूँ। पिता बेहद जिद्दी और अड़ियल इंसान थे। खानदानी वसीयत की बदौलत उन्हें बिजनेस तो मिल गया था, लेकिन उनके पास उसे चलाने का कोई टैलेंट नहीं था, जिससे कंपनी लगातार डूबती जा रही थी। इतने सालों तक इस झूठी इज्जत को बचाए रखने के लिए मैंने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी थी। अगर मेरे बस में होता तो मैं भी कभी ऐसा पिता नहीं चाहता। लेकिन उन्हें लगा कि मैं उनकी बात मान गया हूँ और डी मकोतो से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। इसलिए उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और वे बोले, तो फिर अभी के अभी हॉस्पिटल जाओ और अपनी उस बकवास ईगो को साइड में रखो। सामने वाला जो कहे वही करो। एक गुनहगार की तरह उसके सामने झुको, ताकि ईतो मकोतो को तुम्हारे खिलाफ कोई और मौका न मिल सके। समझे? मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। इसके बाद भी उन्होंने काफी देर तक मुझे कोसा। बोले कि मैं एक निकम्मा आदमी हूँ जो अपनी पत्नी का भरोसा तक नहीं जीत सका। इसलिए आज घर की बहू भी अपने परिवार के बजाय बाहर वालों का साथ दे रही है। आखिरकार मैंने बिना कुछ कहे फोन काट दिया, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। सिर्फ 2 सेकंड की खामोशी के बाद मेरे सामने एक लड़की गुस्से से कांपती हुई आ खड़ी हुई। जी बोधा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी के पैर कुचलने की? क्या तुम्हें लगता है कि अपने परिवार की ताकत के दम पर तुम कुछ भी कर सकते हो? उसने मुझे सफाई देने का एक मौका तक नहीं दिया और सीधे मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। तुम इतने नीचे कैसे गिर सकते हो? मुझे पता है कि तुम्हें ईतो मकोतो और रियान दीदी का करीब आना पसंद नहीं था, लेकिन वे दोनों तो पहले से एक दूसरे से प्यार करते थे। उन्हें अलग करने वाला भी तुम ही थे। अब जो कुछ हुआ है उसकी सजा भी तुम्हें ही भुगतनी होगी। वह बिना रुके रही। क्या तुम्हें लगा कि ईतो मकोतो के हट जाने के बाद रियान दीदी तुम्हारे साथ खुश रहेंगी? ये सपना देखना छोड़ दो। चाहे वह अपाहिज हो जाए, उसका चेहरा बिगड़ जाए या उससे भी बुरा कुछ हो जाए, दीदी सिर्फ उसी से प्यार करेंगी। तुम्हारे लिए उनके दिल में कभी जगह नहीं बनेगी। ये लड़की जून यानचू थी, जिसे मैंने हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह संभाला था, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी।
उसकी बातें सुनकर सीने में दर्द जरूर हुआ, मगर अब वह दर्द भी जैसे सुन्न पड़ चुका था। आखिर ऐसी बातें मैं पहली बार नहीं सुन रहा था। उसी समय सिस्टम तेजी से हिसाब लगाने लगा कि इस वक्त जून यानचू की फेवरेबिलिटी वापस बढ़ाने की कितनी संभावना है। लेकिन मैंने मन ही मन उसे चुप रहने को कहा। अगर आज किसी तरह मैं अपनी बेगुनाही साबित भी कर दूं, तो क्या बदल जाएगा? कल अगर कहानी का हीरो ईतो मकोतो फिर कोई नया ड्रामा कर देगा, तो सारा दोष दोबारा मेरे सिर मढ़ दिया जाएगा। मुझे फिर वही बेइज्जती, वही ताने और वही अंतहीन सफाइयां देनी पड़ेंगी। आखिर इस अंतहीन चक्र का फायदा ही क्या था? मैं इस कहानी का हीरो नहीं, सिर्फ एक विलन था। चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, आखिर में मेरे हिस्से सिर्फ नफरत, अपमान और झूठे इल्जाम ही आने वाले थे, जैसे इस कार एक्सीडेंट में हुआ। असलियत यह थी कि ईतो मकोतो खुद अचानक मेरी चलती कार के सामने आ गया था। मुझे ब्रेक लगाने तक का मौका नहीं मिला और वह गाड़ी की चपेट में आ गया। लेकिन होश में आते ही उसने पूरा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। उसने कहा कि मैंने जानबूझकर उसे मारने की कोशिश की। किसी ने यह मानने की कोशिश तक नहीं की कि किसी को फंसाने के लिए उसने अपनी ही टांगों की कुर्बानी दे दी। सबको यही लगा कि मैं अपनी पत्नी की वजह से उससे जलता था, इसलिए मैंने उसे खत्म करने की कोशिश की। मेरे माता पिता यही सोचते थे, जून यानचू भी यही मानती थी, और मेरी पत्नी ल्यू रोयान भी इसी बात पर यकीन करती थी। पिता चाहते थे कि मैं अस्पताल जाकर उससे माफी मांगूं, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं अभी वहीं से लौट कर आया था, और जहां जून यानचू ने मुझे थप्पड़ मारा था, उससे पहले अस्पताल में मेरी पत्नी ल्यू रोयान भी मेरे गाल पर थप्पड़ जड़ चुकी थी। वह ईतो मकोतो के बिस्तर के पास बैठकर रो रही थी और मुझे कातिल, पागल और निर्दयी इंसान कह रही थी। जैसे ही ईतो मकोतो ने होश में आकर मेरा नाम लिया, उसने बिना एक पल गंवाए पुलिस बुला ली और मुझ पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज करवा दिया। उसे यह तक याद नहीं रहा कि पिछले 3 सालों से मैं उसका पति था। उसका वह बेरहम चेहरा देखने के बाद अब जून यानचू की बातें सुनकर मुझे सिर्फ हंसी आ रही थी। मेरी हंसी देखकर उसका गुस्सा और भड़क गया। तुम अभी भी हंस रहे हो? जी बोदा, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुमने ईतो मकोतो के दोनों पैर कुचल दिए। वह एक जिंदा इंसान है, तुम हंस कैसे सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर जिंदगी के लिए कोई इज्जत नहीं है? जिंदगी के लिए इज्जत, ये सवाल तो ईतो मकोतो से पूछा जाना चाहिए। एक जवान मर्द सिर्फ मुझे फंसाने के लिए अपनी बॉडी को इस तरह बर्बाद कर सकता है, इस तरह की घटिया चाल चल सकता है, तो फिर असल में किसके दिल में लाइफ के लिए रिस्पेक्ट नहीं है? लेकिन अब मेरे अंदर सफाई देने की ताकत खत्म हो चुकी थी। सब लोग पहले ही मुझे विलन मान चुके थे। उनकी नजरों में मैं ही गुनहगार था। ऐसे में चाहे मैं लाख सच बोलूं, कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करने वाला था। पहले भी ऐसा ही हुआ था, और अब मैं पूरी तरह थक चुका था। मैंने सब कुछ छोड़ देने का फैसला कर लिया। जून यानचू लगातार मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ा रही थी, इसलिए मैंने हार मानते हुए कहा, ठीक है, मान लिया सारी गलती मेरी है। अब बताओ, इसकी सजा कैसे दूं खुद को? क्या अपने दोनों पैर काट दूं, या फिर उससे भी बेहतर अपनी जान ही दे दूं? आखिर तुम्हारी नजरों में मेरे जैसे इंसान का जिंदा रहना भी तो गुनाह है ना? लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे इन बातों से डराने की कोशिश मत करो। तुम जैसे लोग सिर्फ बातें बनाते हैं। तुम इतने स्वार्थी हो कि खुद को खरोंच तक नहीं आने दोगे। अगर सच में हिम्मत है तो अभी मरकर दिखाओ। उसकी बातें सुनकर मैं बस उसे देखता रह गया। मुझे लगा शायद मैंने उसके लिए जो कुछ भी किया था वह सब बेकार चला गया। क्या उसे याद भी नहीं कि जब उसके असली माता पिता ने उसे प्रताड़ित करके बेसहारा छोड़ दिया था, तब उसे अपने घर कौन लाया था? किसने अपने माता पिता को उसे गोद लेने के लिए मनाया था? और जब उसके जैविक माता पिता सालों बाद लौटकर उसे उसके भाई के लिए किडनी देने पर मजबूर कर रहे थे, तब उसके सामने ढाल बनकर कौन खड़ा हुआ था? वो मैं था। एक समय ऐसा था जब वह पूरी तरह मुझ पर भरोसा करती थी। वह मुझे दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कहती थी और हमेशा मेरे साथ रहने की बातें करती थी। लेकिन आज वह मुझे भैया तक नहीं कहती, सिर्फ मेरा नाम लेकर नफरत से पुकारती है, बिना मेरी बात सुने, बिना सच्चाई जाने। उसने भी बाकी लोगों की तरह मुझे अपराधी मान लिया था। हर बार उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ तिरस्कार दिखाई देता था, और अब मुझे इस सब से नफरत होने लगी। जब उसने फिर उसी अविश्वास भरी नजर से मेरी तरफ देखा, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि मैं सिर्फ खोखली धमकियां दे रहा हूं, तब मेरे भीतर जमा सारी निराशा एक साथ फूट पड़ी। भाड़ में जाए सब। वैसे भी मिशन अब पूरा होने वाला नहीं था। अगर 1 महीने बाद तड़प तड़प कर मरना ही था, तो उससे बेहतर था कि मैं अभी सब खत्म कर दूं। कम से कम यह अंतहीन तमाशा यहीं रुक जाएगा। मैंने मेज पर रखा फल काटने वाला चाकू उठा लिया। उसकी धार रोशनी में चमक रही थी, लेकिन जून यानचू फिर भी नहीं रुकी। ये मत समझना कि मैं तुम्हारी इन नौटंकियों से डर जाऊंगी। अगर मर नहीं सकते तो मेरे साथ अस्पताल चलो। ईतो मकोतो से माफी मांगो और अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करो। मैं हल्का सा मुस्कुराया, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले ही पल मैंने उसी चाकू से अपनी गर्दन पर गहरा वार कर दिया। गर्म खून तेजी से बहने लगा। अजीब बात यह थी कि मुझे दर्द महसूस नहीं हुआ,
बल्कि पहली बार एक अनोखा सुकून महसूस हुआ, जैसे वर्षों से कंधों पर रखा भारी बोझ आखिर उतर गया हो। जून यानचू की आंखें सदमे से फैल गईं। कुछ पल तक वह बिल्कुल जड़ होकर खड़ी रही, फिर अचानक घबराकर चीख उठी, जी बोदा, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। धीरे धीरे मेरी चेतना धुंधली होने लगी, सब कुछ अंधेरे में डूबता जा रहा था। उसी समय सिस्टम की गुस्से से भरी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, होस्ट, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम मिशन को बीच में ही छोड़ रहे हो? मैंने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, वैसे भी यह मिशन कभी पूरा नहीं हो सकता था। जब अंत में मरना ही था तो अभी और बाद में मरने से क्या फर्क पड़ता है? अब इस दुनिया में कुछ भी मायने नहीं रखता। मेरी बात सुनकर सिस्टम भी कुछ पल के लिए शांत हो गया। असल में यह दुनिया एक मेल डोमिनेटेड नवेल थी, जिसे मैंने अपनी पिछली लाइफ में पढ़ा था। इस नवेल का प्रोटैगनिस्ट ईतो मकोतो था, जिसका कैरेक्टर एक गरीब लड़के से शुरुआत करके ऊपर उठने का था। अपने सफर में उसे कई बड़े और रईस गॉडफादर मिले, जिन्होंने उसे एक बड़ा बिजनेस टकून बनने में मदद की। रियलिटी में टारगेट जल्दी पूरा करें। आपका हर सहयोग हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। टारगेट पूरा होते ही अगले पार्ट की तैयारी शुरू कर दी जाएगी।